नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर इन शॉर्ट वीडियो के रूप में आप लोगों को वो करंट बताए जाएंगे, एक या दो या मैक्सिमम 3 करंट अफेयर होंगे, जो कि लगभग परीक्षा में 100% का सिग्निफिकेंस रेशियो रहेगा इनके परीक्षा में पूछे जाने का। और ये जो करंट अफेयर है निश्चित रूप से परीक्षा में आपकी आरओ की परीक्षा हो या जो अन्य कोई टीचिंग एग्जाम भी आप दे रहे हैं या कोई जिसमें जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में एक क्वेश्चन आए, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछा जाता है। चलिए, आज के सेशन में हम लोग 2 क्वेश्चंस को करेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको इन 2 टॉपिक्स से निकल के दिखेंगे और लगभग आप श्योर रहिए कि आरओ में दोनों क्वेश्चन आने जा रहे हैं। चलिए, पहला जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूएनईपी है ना, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण प्रोग्राम जो एक नामक संस्था है, यूएनईपी, जिस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको अंग्रेजी में अगर हम बोले, 1972 का जो स्टॉकहोम समिट था, अगर पर्यावरण के क्षेत्र में पहली ऐसी कोशिश थी, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में बैठक हुई थी, वहां से ये संस्था कॉइंड हुई थी, इसका निर्माण हुआ था और इसका मुख्य रूप से काम होता है विश्व में वैश्विक स्तर पे किस प्रकार से पर्यावरण को ठीक किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के जो बड़े थ्रेट्स हैं उस पर कैसे निपटा जाए, उसको लेके बैठकें होती हैं, समिट्स होते हैं। तो ये इसको यही देखते हैं। इनका हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो नैरोबी में है, नैरोबी है ना, केनिया। तो इस संस्था की अभी रिपोर्ट आई है, देखो ये इंपॉर्टेंट है। एमिशन कट, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसके कट के ऊपर जो रिपोर्ट की किस प्रकार इसको रिड्यूस किया जाए। आपको पता है कार्बन उत्सर्जन दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट है, बिकॉज कार्बन एमिशन से अर्थ का जो है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है और इसके बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े जो थ्रेट हैं हमारे सामने हैं। तो अब बैठकें होती हैं, इसमें निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से हम एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की ओर जाएंगे। इसमें एक बहुत ऐतिहासिक जो निर्णय हुआ था, पेरिस क्लाइमेट डील, उसके बाद से काफ़ी चीज़ें बदलने की कोशिश हुई थी, लेकिन अभी रियलिटी क्या है आपके सामने है। तो देखिए, ये 14वीं रिपोर्ट आ गई है, 14वीं जो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट है या एमिशन गैप रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसने वो जारी की गई है यूएनईपी के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया है। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया कि हम लोगों ने जो सोचा था उससे बहुत पीछे हैं, मात्र 14% ही अब कमिटमेंट दिख रही है जो कि दुनिया के देश अब तक कर रहे हैं। जितनी कोशिश की जानी चाहिए कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले जो टेम्परेचर था है ना, उसमें 1.5 डिग्री तक ही बढ़ोतरी हो पाए, उससे उस टारगेट को अचीव करने के लिए मात्र 14% ही संभावना बची है, बिकॉज उदासीनता बहुत बड़े पैमाने पे है अलग अलग विश्व समूह के द्वारा। इसमें दूसरी बात ये बोली गई है कि 2000 बहुत सारे एफर्ट करने के बाद भी 2030 तक 2.5 डिग्री का जो सेल्सियस वृद्धि का अनुमान जो है वो क्रॉस होने की उम्मीद है। पेरिस क्लाइमेट डील में बात कही गई थी कि 2.5 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर 2.5 डिग्री के बीच में ही हमें टेम्परेचर को रखना है 2030 के अंदर तक, है ना। वो चीज़ें अब छूटती हुई नजर में आ रही हैं और ये लग रहा है कि 2100 तक आते आते ये 3 डिग्री के ऊपर चीज़ें चली जाएंगी, जो कि निश्चित रूप से है। पिछले जलवायु सम्मेलन में जो चीज़ें निकल के आई थी, अब जो ये 5 साल पे रिपोर्ट आती है, तो पिछले समिट से अगर इसमें देखा जाए तो करीब करीब चीज़ें इतनी बढ़िया नहीं हुई हैं। 144 देश हैं, है ना, 144 देश हैं जिन्होंने पेरिस समझौते पे हस्ताक्षर किए थे, आप सोचेंगे। और उसमें से सिर्फ 9 देशों ने अपने एनडीसी जो नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, एक सिग्निफिकेंस शुरू किया गया था, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था पेरिस समझौते के अंतर्गत, जिसमें कि वो कंट्रीब्यूशन करेंगे और कार्बन उत्सर्जन के प्रति जो रिडक्शन हो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के और ये बड़े इनिशिएटिव लिए जाएंगे। उसमें से 9 देशों ने अपने स्तर पे ना कमिटमेंट्स को दोहराया है और उसको आगे लेके गए हैं। तो रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद ये बोला गया है कि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो रखी हैं जो कार्बन के रिडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए, जैसे यूएस जैसे जो बड़े देश हैं या जो वो देशों का समूह, जैसे G7 का समूह आप बोल सकते हैं, जो काफ़ी डेवलप्ड हैं और कार्बन एमिशन के ऊपर डेवलपिंग नेशन के ऊपर सख्ती बरत रहे हैं कि आप लोग कार्बन के एमिशन को तेजी से रिड्यूस कीजिए, और शायद खुद कहीं ना कहीं उसमें वो खड़े नहीं होना चाहते अपने तरफ, क्योंकि जो विकासशील देश हैं उनके सामने समस्या है कि अगर वो अपनी विकास की गतिविधियां रोकेंगे तो ही कार्बन एमिशन का रिडक्शन होगा। तो इसके लिए अब वो ऐसा कुछ रास्ता निकालना होगा कि विकासशील देशों पर ही सारा बोझ ना पड़े, विकसित देश भी अपनी जिम्मेदारियां समझे। इसीलिए अब आप देखेंगे जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है ना, वहाँ कार्बन एमिशन निश्चित रूप से ज़्यादा होगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के प्रोसेस ज़्यादा तेज है वहाँ पे। तो सारी जिम्मेदारी, इसमें यही बोला गया कि असमानताएं हैं, सारी जिम्मेदारी सिर्फ थर्ड वर्ल्ड या पिछड़े देशों के ऊपर ना डाल के सबको बराबर एफर्ट करना पड़ेगा, तभी चीज़ें रिड्यूस होंगी, इस रिपोर्ट में कहा गया है। इसी बात बोला गया कि जो G20 के जो समूह के जो देश हैं लगभग 3/4 कार्बन एमिशन करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन इसमें चाइना कर रहा है, यूएसए कर रहा है और संयुक्त रूप से यूरोपियन यूनियन कर रहा है। अगर हम यूरोपियन यूनियन को हटाएं तो भारत का भी नंबर आता है। ठीक, अब इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि इसमें दुनिया भर, अब इसमें जो ये फैक्ट है
कि अब देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, कौन ये रिपोर्ट जारी करता है, कितने % संभावना है, 2030 तक टेम्परेचर कहाँ जा सकता है, ये सारे हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर अगर हम चलें, ये निश्चित रूप से पेपर में आएगा। बुकर पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। अब बुकर पुरस्कार अंग्रेजी के साहित्य में कीर्ति स्थापित करते हैं अपनी। तो मेरे ख्याल से इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा अवार्ड देखा जाता है ये। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत ये दिया जाता है, खासतौर से जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं या ब्रिटेन के जो साहित्यकार हैं उनको मिलता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मूल के भी लोग होते हैं, उनको भी मिलता है, ये भारतीय को भी मिल चुका है। तो इस बार का जो बुकर प्राइज है किसको दिया गया है, पॉल लिंच को दिया गया है। पॉल लिंच जी ने अपनी एक लिटरेचर लिखा है, साहित्य लिखा है, द प्रॉफिट सॉन्ग करके, द प्रॉफिट सॉन्ग। और ये प्रॉफिट सॉन्ग बेसिकली दिखाता है कि जो आयरलैंड में टोटलिज्म की तरफ जब आयरलैंड था, जब अधिनायकवाद आयरलैंड में पनप रहा था, तो उस समय एक फैमिली के माध्यम से दिखाया गया कि वो फैमिली किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ती है। स्टैक फैमिली का जिक्र किया गया था, उसके ऊपर ये उपन्यास लिखा गया था। और इसको इस वर्ष का 2023 का सबसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये 1969 में शुरू हुआ था, 1969 में बुकर अवार्ड शुरू हुए थे। और इसके अंतर्गत 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है। निश्चित रूप से एक बड़ी इनामी राशि भी है। 2022 में अगर आपको देखें तो आपको याद रखना होगा, बिकॉज क्वेश्चन कई बार आते हैं। 2022 में ये मिला था किसको, ये थे शेहन करुणातिलका को, नाम से पता लग रहा होगा, करुणातिलका। ये श्रीलंकाई मूल के नागरिक थे, है ना। इनको 2022 में मिला था। कई बार ना एक साल पीछे का भी पूछ लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उससे ये अब बैटन मिली है किसको, 2023 में पॉल लिंच को। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। बुकर प्राइज से, बुकर से अवार्ड से रिलेटेड दो बड़ी प्राइज होते हैं, एक तो बुकर प्राइज और एक इंटरनेशनल बुकर अवार्ड। ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो मेन तो ये बुकर जो है ना, इसको प्लीज याद रखिएगा। लगभग हर वर्ष निश्चित रूप से परीक्षाएं पूछा गया है। तो आज की वीडियो में छोटे से पॉइंटेड करंट अफेयर निश्चित रूप से आप लोग को हेल्पफुल रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि 2 करंट अफेयर आपको अच्छे लगे होंगे। टेलीग्राम ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया जरूर कर लीजिएगा। ये दोनों पिक्स मैं वहीं भेज दूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।